Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part 4 for our CA Foundation Business Economic Question Series, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन 20 क्वेश्चंस. सो आई होप आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 देख लिया होगा और उसे देखने के बाद ही आप फोर्थ पे आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट इज फर्म दैट कैन अर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल. सो इट इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि फर्म जो अकाउंटिंग अगर उसको वो अर्न कर रही है अकाउंटिंग प्रॉफिट, बट स्टिल उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास इकोनॉमिक लॉस हो सकता है अगर हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा कंसिडर करते हैं हम, तो इसीलिए क्या होता है, हमारा एक फर्म जो है वो जरूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को अर्न करेगी. सो इट इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट इक्वल इकोनॉमिक कॉस्ट. सो इट इज राइट. इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है हमारा, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. सो इट इज करेक्ट. सो दैट इज द आंसर. बट हम बाकी सब भी डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हेन अ फर्म डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन, मार्जिनल रेवेन्यू विल राइज एंड आउटपुट राइजेस. ठीक है, जब एक फर्म का डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो राइज कर जाता है. सो इट इज रॉन्ग. ठीक है, अगर डाउनवर्ड डिमांड कर्व है हमारा, अगर हम ज्यादा यूनिट्स को सेल कर रहे हैं तो प्राइस तो फॉल करेगा, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी फॉल करेगा, वो राइज नहीं करेगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Next, firm increase profits by selling more output than their rivals. So ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट डिपेंड करता है हमारा टोटल रेवेन्यू पे और टोटल कॉस्ट पे. उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं राइवल से ज्यादा, तो जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट, प्राइस लीडरशिप इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फर्म्स बिहेवियर अंडर व्हाट? ओलिगोपोली. ठीक है, प्राइस लीडरशिप किसका हमारा फीचर है, ओलिगोपोली का, क्योंकि वहां पे फ्यू फर्म्स डोमिनेट करती है मार्केट को और एक ही फर्म होती है जो एक्ट करती है एज अ लीडर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली? इंटरडिपेंडेंस, सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप बिहेवियर या फ्री एंट्री. सो फ्री एंट्री हमारा फीचर नहीं है ओलिगोपोली का. अब इंटरडिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि जो फर्म है वो डिपेंड करती है एक दूसरे के डिसीजंस पे रिगार्डिंग प्राइस, आउटपुट एंड एडवर्टाइजिंग. सेलिंग कॉस्ट जो है वो फीचर क्यों है, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो कॉमन है. ग्रुप बिहेवियर क्यों है, क्योंकि जो फर्म्स हैं वो ऑफ्टन कंसिडर करती है राइवल्स के रिएक्शन को एंड मे इवन कॉर्पोरेट इनफॉर्मली. ठीक है, फ्री एंट्री हमारा फीचर नहीं है ओलिगोपोली का. वो किसका फीचर है हमारा, परफेक्ट कंपटीशन का. ठीक है, सो फ्री एंट्री इज द आंसर. Next, if in a short run perfect competition earns supernormal profit, then which condition satisfy? ठीक है, short run perfect competition में अगर firm earn कर रही है supernormal profit, तो ये कौन सी condition को satisfy करता है? So यहाँ पे क्या होता है, हमारा marginal cost greater होता है average total cost से. So उस केस में आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है, perfectly competitive firm में जो supernormal profit है वो कब होगा, जब marginal cost greater होगा average total cost से. normal profit कब होगा, जब दोनों equal होंगे. और loss कब होगा, जब average टोटल कॉस्ट ग्रेटर होगी मार्जिनल कॉस्ट से. ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल होते हैं. और इक्विलिब्रियम कब आता है हमारा, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज दिस. दैट हमारा क्या पूछा था हमें कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब हुआ. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर होगा एवरेज टोटल कॉस्ट से, इसलिए हमारा बी आंसर है. Next, suppose that the demand curve for the XYZ company slopes downward and to the right. We can conclude. तो हम क्या conclude कर सकते हैं? So, downward sloping demand curve का मतलब क्या होता है कि ज्यादा यूनिट्स को सेल करने के लिए जो फर्म है उसने प्राइस को रिड्यूस कर दिया. तो फर्म का कुछ कंट्रोल है प्राइस पे, तो फर्म जो है वो प्राइस मेकर है, ना कि प्राइस टेकर. ठीक है, सो दैट इज वाई हमारी जो फर्म है वो क्या है, प्राइस मेकर है. इट इज अ प्राइस मेकर, नॉट अ प्राइस टेकर. ठीक है, एल्स और बाकी सारे ऑप्शन में क्या लिखा है, द फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट. सो कॉम्पिटेटिव परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा क्या होता है, जो फर्म है उसका डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता.
सेकेंड हमें लिखा है द फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वांट्स टू एट द एस्टैब्लिश मार्केट प्राइस। सो ये भी हमारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। एंड द D1 इज द XYZ कंपनी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिकॉज प्राइस एंड रेवेन्यू आर सब्जेक्ट टू चेंज। सो वो ये भी नहीं कर सकते, वो अपना जो है कैन नॉट मैक्सिमाइज प्राइस, वो प्राइस को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि जो फर्म है उसको क्या करना है, प्रॉफिट प्रोड्यूस करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जहां पे हमारा क्या हो, MRMC मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो आप याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ओलिगोपोली में यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन मोनोपोली, यू नो। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं और नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो। ठीक है, जैसे अलग अलग ब्रांड्स हो गए, टूथपेस्ट के, सोप्स के, रेस्टोरेंट्स के, तो ये भी नहीं हो सकता। ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, सो ये भी नहीं हो सकता। बट मोनोपोली में हमारा एक सिंगल सेलर होता है, ज़्यादा क्लोजर सब्स्टिट्यूट भी नहीं होते, प्रोडक्ट कंप्लीटली यूनिक होता है मार्केट में, इसलिए एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, इसलिए आंसर क्या है हमारा, मोनोपोली। Next, on the basis of nature of transition, a मार्केट में भी क्लासिफाइड इनटू, क्या क्या हो सकता है हमारा मार्केट, तो हमारा मार्केट हो सकता है स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। क्या होता है ये, बेसिस ऑफ नेचर पे और नेचर ऑफ ट्रांजिशन पे हमारा स्पॉट मार्केट मतलब कि गुड्स वहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स, तो मैं वेजिटेबल लेने गई, ठीक है, उन्होंने मुझे गुड्स दिए, मैंने उन्हें पेमेंट कर दी, सो दिस इज स्पॉट मार्केट। कैश मार्केट, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, एग्रीमेंट आज होगा बट जो डिलीवरी और पेमेंट है वो फ्यूचर में होएगी। जैसे एक वीट ट्रेडर है, वो कहता है कि मैं तुमसे आज खरीद लेता हूँ बट मैं तुम्हें 3 months बाद पेमेंट करूंगा, सो दिस इज फॉरवर्ड मार्केट। तो ये दोनों किसके टाइप है, नेचर ऑफ ट्रांजिशन के बेसिस पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड हो सकता है, तो रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड हमारा क्लासिफाइड होता है गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट हमारा हो सकता है होलसेल और रिटेल मार्केट, ये किसके बेसिस पे है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के बेसिस पे। और एक हो सकता है नेशनल और इंटरनेशनल, तो ये किसके बेसिस पे होता है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे। The next question is the king demand curve of oligopoly is usually in explaining the process by which oligopolistic emerge, how the collision work, price and output are sensitive to charge and marginal cost, या फिर why oligopolistic price might charge only infrequently. So this is the answer. समझ लेते हैं। तो king demand curve theory जो है वो एक्सप्लेन करती है प्राइस और रिजिडिटी को ओलिगोपोली मार्केट में। प्राइस रिजिडिटी क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी मतलब होता है प्राइस जो है वो टेंड टू रिमेन स्टेबल अनचेंज रहेंगे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे जो कॉस्ट है वो स्लाइटली चेंज हो जाए। ओलिगोपोली में फर्म इंडिपेंडेंट होती है, एक फर्म अगर अपने प्राइस को इंक्रीज कर रही है तो कॉम्पिटिटर जरूरी नहीं है उसे फॉलो करेगा, ठीक है। सो जो कस्टमर है वो राइवल्स के पास चला जाएगा, कहीं और से खरीदने लगेगा, तो फर्म जो है उसको लॉसेस होने लगेंगे। और अगर एक फर्म डिक्रीज कर रही है प्राइस, ये था इंक्रीज के केस में, अगर डिक्रीज कर रही है तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी क्या करेंगे, प्राइस को डिक्रीज कर देंगे, तो प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सो लिटिल गेन आ जाएगा हमारा मार्केट शेयर में। तो इसीलिए फर्म्स क्या प्रेफर करती हैं कि वो प्राइस को अनचेंज रखें, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एक किंक रहेगा हमारा डिमांड कर्व में, और इसकी वजह से जो हमारा क्या होगा, प्राइस चेंज होगा वो बहुत ज्यादा ओकेजनली नहीं होगा। That is why the answer is this. Why oligopolistic prices might change only infrequently. कभी कभी चेंज होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते। बाकी क्या ऑप्शंस थे हमारे, the process by which oligopolistic firm merge, ठीक है। सो किंग डिमांड में मर्ज नहीं होता, मर्जर्स को वो इसमें हमारी किंग डिमांड कर्व में एक्सप्लेन नहीं करता। हाउ कोलिजन वर्क, कोलिजन जो है वो भी इसमें एक्सप्लेन नहीं होता। और प्राइस एंड आउटपुट आर सेंसिटिव टू चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, तो ये भी क्या है, हमारा किंग डिमांड कर्व जो है वो एक्सप्लेन करता है प्राइस ऑफ आउटपुट को, बट दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल कॉस्ट चेंजेस, तो ये भी आंसर नहीं। सो देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा कोका कोला है और पेप्सी है, ठीक है, 20 वाली उनकी कोल्ड ड्रिंक आती है, तो अब क्या होगा, ये 20 कर रहा है प्राइस, इसका भी 20 है, मान लो कंपटीशन में इसने 19 कर दिया, तो इससे भी क्या करना पड़ेगा, 19 करना पड़ेगा, वरना सब इससे ही खरीदने लगेंगे, है ना।
फिर उसके बाद इसने कंपटीशन में आगे 18 कर दिया, इसने भी 18 कर दिया। अब ये बेचारे कम कर करके कहाँ तक जाएंगे, नहीं जा सकते ना, इसको पूरा 10 पे तो नहीं ला सकते, मतलब इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना, फिर तो ये तो कम करते जाएंगे और ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये बोलता है कि यहाँ पे इनफ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं प्राइस में, प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होते। मोनोपोली मार्केट एंड मोनोप्सनी मार्केट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बायलेटरल मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। सो मोनोपोली में क्या होता है, हमारा एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज ओनली सप्लायर ऑफ अ पेटेंट मेडिसिन। मोनोप्सनी में क्या होता है, हमारा एक बायर होता है पर बहुत सारे सेलर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ एक बायर है एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस प्रोडक्ट की। सो यहाँ पे क्या है, हमारा एक सेलर है तो मोनोपोली और एक बायर है तो मोनोप्सनी। तो इसीलिए इन दोनों को मिला के ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक ही मार्केट में, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली। नाउ हमें ऑप्शंस में और क्या दिया था, डिओपोली दिया था। डिओपोली क्या होता है, 2 सेलर्स मेनी बायर, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है, few सेलर्स मेनी बायर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मेनी सेलर्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, अ फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इन परफेक्ट कंपटीशन बाय डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करके, क्या डिसाइड करके कि कितना आउटपुट रिड्यूस करना है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने अभी डिस्कस किया था कि दैट फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। सो इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट है वो डिटरमाइन करेगा प्राइस को, एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। फर्म जो है वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती, तो वो क्या डिसाइड करेगी कि हाउ मच क्वांटिटीज प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है मार्केट प्राइस पे। वो सिर्फ क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है ये चीज देख सकती है, उसी से क्या होगा, वो अपना मैक्सिमाइज कर सकती है प्रॉफिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन किंग डिमांड कर्व मॉडल द ओलिगोपोलिस्टिक डू नॉट कोल्यूट, recognize their independence, tend to keep price constant or all of the above। So सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है, तो कैसे देख लेते हैं। सो फर्म्स जो है वो कोल्यूड नहीं करती, फर्म्स जो है रिकॉग्नाइज करती है इंडिपेंडेंस, और फर्म जो है टेंड टू कीप प्राइस स्टेबल रखने की कोशिश करती है। नाउ हमें क्या क्या दिया था, फ्री एंट्री जो है ओलिगोपोली में वो नहीं होती, ठीक है। मोनोपोली में हमारा क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो किंग्ड कर्व में क्या होता है, हमारा प्राइस रिजिडिटी होती है, ठीक है, ये आप याद रखना, प्राइस रिजिडिटी होती है किंग्ड कर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज, जब क्या होगा, जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन होगा, क्योंकि जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर रही होगी मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी पे लॉन्ग रन में, तो इसलिए हमारे फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, फर्म प्राइस टेकर फर्म्स, अभी तक हम प्राइस टेकर प्राइस मेकर पढ़ रहे थे, अब उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। सो एडवर्टाइज टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट एडवर्टाइजिंग इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, डू नॉट एडवर्टाइज because they can sell as much as they want at the current price, who advertise will get more profits than who does not do not। So क्या होता है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे वो एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि वो जितना मर्जी उतना सेल कर सकते हैं करंट प्राइस पे। तो इसको समझ लेते हैं, प्राइस टेकर फर्म एग्जिस्ट करती है परफेक्ट कंपटीशन में। इसके फीचर्स क्या क्या है कि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्म जो है कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, ठीक है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द मार्केट प्राइस एंड सिंस ऑल फर्म्स सेल द सेम प्रोडक्ट, तो एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो इसीलिए हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि जो हमारी फर्म है वो कितना भी सेल कर सकती है करंट प्राइस पे, ठीक है, बट करंट प्राइस पे प्राइस को ज्यादा इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो मोनोपोली में हमारा दिस इज करेक्ट, मोनोपोली में हमारा सिंगल एक ही सेलर होता है, तो इसलिए फर्म और इंडस्ट्री हमारे सेम होते हैं, सो ये करेक्ट है। सेकेंड, अ मोनोपोलिस्टिक मे रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज द प्राइस। सो मोनोपोलिस्टिक में हमारा कंट्रोल होता है आउटपुट पे, अगर हम आउटपुट को कम कर देंगे तो मोनोपोलिस्टिक जो है वो चार्ज करने लगेगा हायर प्राइस और अर्न करने लगेगा ज्यादा प्रॉफिट्स, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। थर्ड, कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन विल बी हेट्रोजीनियस। सो परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी फर्म्स होती हैं वो सेल करती हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, कॉटन, ये सब, तो कोई भी हमारा जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। The last one is product differentiation is peculiar to monopoly and monopolistic competition। तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो C is the answer which is wrong, which is incorrect।
तो आप परफेक्ट कंपटीशन को HHH से याद रखना, विच इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, ह्यूज नंबर ऑफ फर्म्स एंड हाई कंपटीशन. नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन अंडर विच कंपटीशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. किस में अर्न करेगी? मोनोपोली में. ड्यू टू बैरियर्स टू एंट्री मोनोपोली फर्म जो है वो कंटिन्यू कर सकती है अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन. ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं सिर्फ, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं लॉन्ग रन में. नाउ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो तक जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक डिस्कस करे. प्राइस टेकर कौन है? हमारा परफेक्ट कंपटीशन है. प्राइस मेकर कौन है? मोनोपोली है. MM से याद रख सकते हो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस में होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है. प्राइस रिजिडिटी किस में है? ओलिगोपोली में है. वन सेलर वन बायर किस में है? बायलैटरल मोनोपोली में है. लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस में होता है? मोनोपोली में. होमोजीनियस प्रोडक्ट किस में होते हैं? हमारे परफेक्ट कंपटीशन में. नेक्स्ट, सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर है, तो फर्म को क्या करना चाहिए अपना मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट? फर्म को कुछ नहीं करना चाहिए, उसको लेस लेबर हायर करना चाहिए, उसको प्राइस बढ़ा देना चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट बढ़ा देना चाहिए. सो फर्म को क्या करना चाहिए? फर्म को आउटपुट बढ़ा देना चाहिए. अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, इसका मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक यूनिट से हमारा एक्सीड हो रहा है. ठीक है. सो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो प्रोड्यूस करेगा ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा. और ये रूल है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये कंडीशन हमने बहुत सारे क्वेश्चन में लगाई थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, इससे पिछली वीडियो में. ठीक है. अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होता है तो हम रिड्यूस करेंगे आउटपुट, और मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है तो हम इंक्रीज करेंगे आउटपुट. तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा था तो हम इंक्रीज करेंगे आउटपुट. ठीक है. लेबर का, प्राइस का और कुछ ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं है. नेक्स्ट, द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्टिक इज कैसी होती है? इन्वर्टेड यू शेप्ड होती है. ठीक है. सो याद रखना, एवरेज रेवेन्यू की डाउनवर्ड होती है, मार्जिनल रेवेन्यू की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लाई बिलो एवरेज रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू की इन्वर्टेड यू शेप्ड होती है. नेक्स्ट, वाइल्ड एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप ऑफ अ फार्मर, व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन. तो प्राइस पे क्या चेंज आएगा? प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? हमारा बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो एक सिंगल फार्मर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता टाइनी फ्रैक्शन को टोटल मार्केट सप्लाई के. तो हमारा क्या होगा? अगर हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खराब हो रही है एक फार्मर की क्रॉप, तो वो ओनली इफेक्ट करेगा उस फार्मर को, ना कि पूरे मार्केट सप्लाई को. तो मार्केट प्राइस तो अनचेंज ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. लेकिन पूरी इंडस्ट्री पे क्या चेंज आएगा? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. पूरी इंडस्ट्री का पूछते अगर तो क्या होता है? प्राइसेस राइज होते हैं. लेकिन अभी सिर्फ हमें किसका पूछा है? हमें बोला कि सिर्फ उस फार्मर की क्रॉप खराब हुई है, एक की हुई है. ठीक है. सो एंटायर क्रॉप खराब हुई है फार्मर की, सो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्राइसेस सेम रहेंगे. नाउ नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मोनोपोली इज क्या होती है? हमारी मोनोपोली हमने क्रॉस इलास्टिसिटी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी. मोनोपोली में हमारी 0 होती है. ठीक है. सो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? हाउ द डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट. ठीक है. सो ये हमारा फॉर्मूला होता है. मोनोपोली में हमारे सिर्फ एक सेलर होता है, ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, तो कॉम्पिटिशन भी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. सो इसीलिए हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो 0 होती है. सपोज एक कंपनी है और वो सप्लाई कर रही है एक यूनिक लाइफ सेविंग ड्रग, तो उसके ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. अगर हम प्राइस को थोड़ा बहुत चेंज भी कर देंगे तो भी ड्रग की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? 0. सो परफेक्ट कंपटीशन में हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो बहुत हाई या फिर इनफाइनाइट होती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पॉजिटिव और मोनोपोली में 0. तो ये किसका केस था? मोनोपोली का, इसलिए 0 है. Next question, in the absence of competition, the monopolistic need not produce at the optimum level, either A or B or none of these. So absence में किसके? competition के. monopolistic क्या करेगा? produce नहीं करेगा optimum level पे. ठीक है. क्योंकि क्या होगा? उसके पास कोई भी competitive pressure नहीं होगा, और इट मे नॉट ऑपरेट एट द मिनिमम कॉस्ट या फिर ऑप्टिमम स्केल, और इसको हम मैनेजरल स्लेक या फिर एक्स एफिशिएंसी भी कहते हैं.